नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में बैठक कर आगामी कार्य योजना पर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 16 मई को पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ बीजेपी जेल भरो आंदोलन करेगी। से अभी विष्णुदेव जी बताए थे, समय समय पर मेरा और सहप्रभारी जी का यहाँ छत्तीसगढ़ में दौरा होता है और आने के बाद यहाँ हमारी पार्टी की संगठन कितनी मजबूत है और कौन से कार्याचरण लेके हमें आगे जाना है, इन सभी विषयों पर समय समय पर समीक्षा होती है। और इस बार भी कल आए हैं और आज रात तक यहाँ है और इस दौरे में भी हमारे पार्टी की जो संगठन के विषयों पर यहाँ समीक्षा हुई। जैसे अभी बताया गया आपको, 5 संभागों की बैठक हुई कल और आज, और अभी और आगे जाकर और 1-2 मीटिंग हमारी हैं। और वैसे ही हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक कार्य विस्तारक योजना का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे विस्तारक बूथों में जाएंगे और बूथ की कमेटियों से लेकर मंडल की कमेटी, जिले की कमेटी, इन सभी पर ध्यान देते हुए इसको मजबूत करते हुए, और अगर कहीं इफ देयर समथिंग लेफ्ट ओवर उसको भर्ती करते हुए ये लोग हमारे संगठन को मजबूत करने में उनका दायित्व देंगे। और वैसे ही एजिटेशनली बहुत सारे मुद्दे हैं आज छत्तीसगढ़ में, जिस पर यहाँ के लोग बहुत आक्रोशित है। एंड उन सभी मुद्दों को उठाते हुए, यानी कि यहाँ के प्रदेश के सरकार जो है उनके असफलताएं को उठाकर हम कब तक आप लोग प्रदर्शन करेंगे? सॉरी, तारीख तय हुई कि आप नहीं, 1 तारीख जून 16 को, 16 तारीख को मई 16 तारीख को जो काला कानून आया है, जैसे इमरजेंसी को तो हमने देखे थे इंदिरा गांधी जी के समय पे, और यहाँ एक मिनी इमरजेंसी, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बार बार कहते हैं, एक मिनी इमरजेंसी हम यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने को आ रही हैं इस काला कानून के माध्यम से। जो भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, प्रदर्शनी, अगर सी इन अ डेमोक्रेसी हमारा हक है वो, इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड वी कैन एजिटेट, दैट इज़ आवर राइट। और उसको दबाते हुए ये काला कानून लेके आना, इसलिए हमने एक जेल भरो कार्यक्रम लिए हैं, जिसमें हमारा पूरा का पूरा प्रदेश भर के हमारे कार्यकर्ता जेल जाएंगे, जेल भरेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। आज भेंट मुलाकात में लो वोल्टेज की समस्या की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेमनगर में विद्युत सब स्टेशन की घोषणा की। साथ ही चौरी पहाड़ स्थित देवस्थल में सुविधाओं के विस्तार की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत सड़कों को ठीक करेंगे। प्रशासनिक सुविधाएं सुलभ करने के लिए उमरेश्वरपुर में उप तहसील की घोषणा भी उन्होंने की है। कितना गोबर बेचे अब तक के? 40,000 रुपया गोबर बेचे। बड़ा पैसा आ गया। क्या किए पैसा का? कपड़ा लत्ता लिए। बहुत बढ़िया, बधाई, ताली बजा स्वागत करेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल आदेश ही होता है। तो मैं सबसे पहले प्रेमनगर उमेश्वरपुर में जो लो वोल्टेज की समस्या है उसे दूर करने के लिए बिजली सब स्टेशन लगाने की घोषणा करता हूं, ताकि लो वोल्टेज की समस्या दूर हो। राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर के नवीन भवन अप्रैल वाला बता रहे हैं, उसको बढ़िया से बिल्डिंग बनाना है, उसके भी स्वीकृति मैं देता हूँ, उसके भवन की घोषणा करता हूँ। नवापाड़ा कला से गेजी मार्ग और वहाँ जो पुल नौ पिलर खड़े हुए हैं, गिर भी रहा है, तो नए पुल बनाने की घोषणा करता हूं। साथ ही जितने भी सड़क वगैरह जो मांग किए हैं तो करेंगे ही। चौरी पहाड़
रायपुर सांसद सुनील सोनी ने प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 219 बनाए हैं। इसके अंतर्गत रेरा में उपभोक्ता शिकायत करके न्याय पा सकता है। जो लोग हाउसिंग बोर्ड बिल्डर्स लोगों से मकान लेते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेरा से शिकायत करने से 90 दिनों में उस पर कार्रवाई की जाएगी। देश की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की एक आवश्यक बैठक हुई थी। उसमें देश के भारत सरकार के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी, सारे वरिष्ठ अधिकारी उसमें उपस्थित थे। देश में बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है। खासकर जो लोग हाउसिंग बोर्ड या प्राइवेट बिल्डर्स लोगों से मकान लेते हैं और वो परेशान रहते हैं और भटकते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 219 बनाया और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी उपभोक्ता है, यदि उसकी धनराशि वापस नहीं हो रही है, कब्जा नहीं मिल रहा है, अगर उस मकान के अंदर में गुणवत्ता नहीं है, जो सहमति से अधिक धनराशि की मांग करता है और या फिर कपटपूर्ण मुद्दे लाता है, ऐसे 14 प्रकार होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का अगर उसको तकलीफ़ होती है तो वो जो है उपभोक्ता जो है, रेरा जो है, वो जिला और प्रदेश के अंदर में जा सकता है और जिला और प्रदेश के अंदर भी अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो सीधा भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में अगर वो ईमेल करेगा या वहाँ पर मैसेज करेगा या वहाँ पे वो आपत्ति दर्ज करवाएगा तो वहाँ से उसको न्याय मिलेगा। उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि वो उपभोक्ता हो। एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से अगर मकान खरीदा है तो उसके लिए कानून लागू नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति कोई बिल्डर से जो लेआउट पास करा के जो प्लाटिंग किया है या मकान बनाया है या हाउसिंग बोर्ड है या रायपुर में कहें तो आरडीए है, तो ये इन फोरम से, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर्स हो, उनसे खरीदेगा तो उससे उसका ये अधिनियम के अंतर्गत आएगा और वो प्रतिफल का भुगतान किया हो, उत्पाद / सेवा प्राप्त करने का वादा किया गया हो, तो उसको अगर ये जो सेवाएं प्राप्त करने का वादा किया गया है और यदि उसको अगर वो उस पर खरा नहीं उतरता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा और उस बिल्डर पे या हाउसिंग बोर्ड है या आरडीए जैसी संस्थाएं हैं उसके ऊपर निश्चित तौर पे एक समय सीमा। राजनांदगांव में जिला एनएसयूआई द्वारा बड़ी संख्या में सिविल लाइन स्थित सांसद संतोष पांडे कार्यालय का घेराव किया गया। साथ ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पुलिस मौजूद रही। बता दें कि छत्तीसगढ़ एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज पांडे के आह्वान पर देश भर में बंद ट्रेनों को शुरू करने की मांग को लेकर यह घेराव किया गया है। आज छत्तीसगढ़ एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के आदेशानुसार पूरे देश में कोयले की कमी के कारण जो 1100 ट्रेनें रद्द हुई है, जिसमें 520 एक्सप्रेस ट्रेनें एवं 580 पैसेंजर ट्रेनें रद्द हुई है, जिसमें साथ ही छत्तीसगढ़ में 30 ट्रेनें रद्द हुई है। इससे व्यापारियों को आयात निर्यात में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इसके विरोध में आज हमने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के कार्यालय के सामने नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। साथ ही सांसद संतोष पांडे के कार्यालय का घेराव करने राजनांदगांव एनएसयूआई के सभी साथी पहुंचे। एनएसयूआई द्वारा निजी आवास पर प्रदर्शन किए जाने को लेकर सुनील सोनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत निजी स्थान पर जाकर इस तरह उपद्रव करना अनुचित है। मेरे घर के लोग भयभीत हो गए थे। सीएम भूपेश बघेल इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके और मंत्री के घर बाहर हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे। देखिए, कल मेरे व्यक्तिगत निजी स्थान में, जबकि मुझको सरकार के माध्यम से कार्यालय आवंटित है, मेरे घर में बच्चे हैं, सब भयभीत हो गए थे। मैं जब कार्यालय में मीटिंग में बैठा था, लगातार
10-15 मिस कॉल आए, तब मैंने बाहर पता किया बात करके अपने घर में, तो ये लोग उपद्रव मचा रहे थे, पुलिस थी नहीं वहाँ पर। एक तरफ भूपेश बघेल जी कानून बनाते हैं कि कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोई धरना नहीं कर सकता, और ये कांग्रेस के युवक कांग्रेस के लोग जो हैं जिस प्रकार का कृत्य किए हैं, मैं इसको आपत्तिजनक मानता हूं और आपराधिक मानता हूं। इस बात को मैंने एसपी से फ़ोन से मैंने कहा है कि उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया जाए। इस प्रकार के जो कृत्य है उसको पुनरावृत्ति करने का वो हिम्मत ना करे। ये कानून केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं है, ये सर्व अगर कानून बना है तो उसको होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। और भूपेश बघेल जी अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम भी जो है उनके घर के सामने या मंत्री के सामने आने वाले समय के अंदर हम भी ऐसा उपद्रव करेंगे, पुलिस हमको पकड़ के दिखाए। छत्तीसगढ़ भाजपा कोर कमेटी की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी मौजूद रही। बैठक में अगले 3 महीने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने रायपुर संभाग के विधायकों और पदाधिकारियों से आने वाले 2023 के चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, सांसद श्री सुनील। देखिए, रणनीति तो तैयार है। संगठन को गतिशील बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं, सह प्रभारी उपस्थित हैं, और लगातार कार्ययोजना की गतिशील पार्टी कैसे हो, और ख़ास तौर से जो बड़ी कार्ययोजना का हिस्सा है कि हमारे नीचे शक्ति केंद्र स्तर में विस्तारक जो जा रहे हैं हमारे, और उसमें साइबर विस्तारक जो जा रहे हैं, उनकी भूमिका, और उन्हें 10 दिन में 100 घंटे देना है, तो क्या क्या उनको काम करना है। जैसे हम लोग भी जा रहे हैं, वहाँ पे जाके बूथ में बैठकर लोगों से बात करते हैं और समस्याओं को भी सुनते हैं, गांव की स्थानीय मुद्दों को भी करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने बस्तर प्रवास से वापस रायपुर लौट आए हैं। बस्तर दौरे के दौरान उन्होंने विभागों की समीक्षा बैठक ली थी। रायपुर लौटते ही स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेशा कानून पर अगला फोकस होगा। दौरे के दौरान ग्राम सभा की कमी देखी है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में हर महीने होने वाली बैठक पर काम नहीं हो रहा है। कोयला खदानों के आवंटन को लेकर ग्रामीणों के विरोध पर मंत्री ने कहा कि मेरे विधानसभा के लोग स्वयं जमीन नहीं देना चाहते। वे कहते हैं कि दोबारा ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। कुछ अधिकार जो पेशा के कानून में है वो अन्य विभागों के नियमों में जोड़ के उनको लागू किया जा रखा है, अभी भी लागू है। और उदयपुर विकासखंड के ये जो 3 गांव हैं, संयोग से मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, फतेहपुर, हरिहरपुर और साली, ये 3 गांव हैं जिसके लोगों को आपत्ति है। और 100% नहीं तो लगभग 100% गांव के लोगों का कहना है कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते। और वहां उनका ये कहना है कि जिस ग्राम सभा के माध्यम से ये प्रस्ताव दिखाया गया है कि हमने सहमति दी है, वो फर्जी है। हमने नहीं कहा कभी कि दूसरे लोग आए, वो ग्राम सभा के हिस्से बने होंगे कि दोबारा ग्राम सभा का आयोजन किया जाए और उसके माध्यम से फिर तय किया जाए। और मेरी जानकारी में जिला पंचायत सरगुजा से भी कोई ऐसा प्रस्ताव उनकी बैठक में भी आया है। ये बातें आई हैं कि एक असंतोष का वातावरण है कि जो ग्राम सभा हुई उसमें कुछ लोग कहते हैं कि गांव के बाहर के लोगों को के रूप में बता के और उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया, तो ये दोबारा से ग्राम सभा करेगी। इस मामले की जांच कराएंगे, जैसे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो कोई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में। 100% जांच होनी चाहिए। और दोबारा ग्राम सभा कराने में दिक्कत क्या है? आज वो ग्राम सभा हुए 8 साल 10 साल हो गए, आज भी ग्राम सभा कराने में दिक्कत क्या है? एक अनावश्यक मुद्दा बना हुआ है कि ये ग्राम सभा, यानी आपको अगर ये लगता है कि ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो सही था, कि गांव वालों ने कहा था कि हम जमीन देना चाहते हैं, तो आज भी जमीन दे देंगे। और अगर वो प्रस्ताव सही नहीं था, जिस कारण से वो कह रहे हैं कि ग्राम सभा सही नहीं थी, तो वो अपनी मत रख देंगे, अपने मत को रख देंगे। एक बात और आई पर्यावरण को लेकर, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है उन क्षेत्रों में, जरूरी है कोयला भी जरूरी है। थैंक यू। एक लास्ट सवाल है, अब दौरा के दौरान आप थाना पहुंचे हुए थे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको थाना जाना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने के लिए? इस दरमियान राहुल जी के संदर्भ में कुछ ट्वीट की श्रृंखला मेरी जानकारी में आई और मुझे लगा कि ये अत्यंत आपत्तिजनक है। आप ये ट्वीट कर रहे हैं कि
राहुल जी को अपने देश की सेना से मतलब नहीं है, चीन की सेना के संदर्भ में बात कर रहे हैं। क्या किस तरह की बात हो रही है? निजी किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो आपने कह दिया है कि ये चीन की एम्बेसडर के साथ पार्टी कर रहे हैं। ये क्या क्या किस स्तर पे आप जा रहे हैं? या अन्य नेताओं के, दूसरे दल के नेताओं के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है क्या? हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन क्या करता है, कौन कहाँ बैठता है, कौन ये कोई सार्वजनिक स्तर पे बात करने का स्तर नहीं है। और क्योंकि मैं जगदलपुर में था तो उसको विलम्ब करने से फिर वो बात नहीं बनती है। तो एक दिन विलम्ब हुआ, वकील से मैंने ड्राफ्ट कराया और ड्राफ्ट कराने के बाद फिर जगदलपुर में थाने में, क्योंकि उस दिन जगदलपुर में था तो वहाँ मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई और कोर्ट में भी इस बात को ले जाएंगे। अगली खबर सरगुजा से, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले एक दर्जन पहाड़ी कोरवा पिछड़ी जनजाति की 8 से 10 एकड़ जमीन पर गांव के शिक्षक द्वारा धीरे धीरे कुछ रुपए देकर सादे कागज में जमीन को बिक्रीनामा करवा लिया गया था, जिसकी शिकायत पूर्व में कुछ पहाड़ी कोरवा विधायक और सरगुजा कलेक्टर से भी की गई थी। लेकिन आज तक अधूरी जांच कर अधिकारियों का स्थानांतरण होने के कारण शिक्षक द्वारा दबाव बनाकर जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिससे पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के लोगों को जीवन स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। पूरा मामला लखनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत लोसकी के ग्राम जामझोर का है। कौन गांव? जामझोर लसगी। अच्छा, आज तुमन मने जब काबर इकट्ठा हुए आप? अरे तब कहाँ करबे, अब खगेश गुरी जी ले काशी में एक दाना नहीं बुना था। अच्छा, कितना जमीन है तोर, जब कुछ पता है? उनके लगभग में 1.5 एकड़ का जमीन हो ही सका। अच्छा, पट्टा उट्टा कुछ मिली से? हाँ। कुछ पट्टा उट्टा मिली से? हाँ, दही से। अच्छा, तो थोड़ा सा जमीन लग खेती भी नहीं करत हस्ता है? कुछ गोला नहीं करा था, पूरा ला कौन करत है? हर एक लही सो। तो कहीं शिकायत करे ओकर? कहीं रहे के बाद कहाँ ला? कहाँ? अंबिकापुर। हाँ। अच्छा, तो का उस समय कुछ होए से अधिकारी मना रहे जांच उच करे बर? अधिकारी मना रहे जांच उच करे बर? नहीं आई है। आवेदन उवेदन की कोई पावती रखे हस जो शिकायत कर रहे होकर? नहीं, वो नहीं रखे। मेरा नाम है प्रमोद सिंह, ग्राम पंचायत लोसगी का सरपंच हूँ। आज यहाँ कोरवा पंडो जनजाति के लोग एकत्रित हुए हैं, क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मामला है? मेरे को अभी तुरंत पता चला है कि खगेश गुरी पहाड़ी कोरवा लोग का जमीन को कब्जा किए हैं, इसके बारे में मेरे को बुलवाए हैं। अच्छा, कितने लोग होंगे जिनका कब्जा किए होंगे? कितने ग्राम, कितना कोरवा पंडो जनजाति के? लगभग 10। तो पहले भी आपसे शिकायत किए थे हम लोग कभी? नहीं, पहले से मेरे को शिकायत नहीं किए थे, मेरे को अभी पता चला है। ये बता दीजिए। इनका ग्राम सभा में रखेंगे। मैं उप सरपंच। अच्छा, यहाँ आप लोग जैसे कोरवा पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मामला है ये बताइए? जमीन के लिए सब जमीन भेला गुरु जी हफिस लिए थे। कौन गुरु जी, कहाँ के? खगेश गुरु जी। अच्छा, कैसे हड़प लेते? तो मतलब मैं गहना करे रहे तो पैसा फिर आते रहे तो पैसा ला नहीं ले भाई, वो बापुर का खाए रही पैसा ला तो पूछे तो कैसे 9,500 है पैसा ला दे देवे, कही तो लेच के देत रहे, गवाह लेके जाए रहे तो पैसा ला कैसे नहीं ले तो कहीं से रहा कहीं। कितना कोरवा जनजाति के लोग मन है जगह ला बताओ, जेमन के जमीन ला कब्जा करके रखे? लगभग 10 जन हो। 10 जन कौन कौन है, नाम बतावा जेमन के जमीन ला कब्जा करके रखे? सुंदर फूलचंद कला, रामनंदन, सिया, बिशुन, सुखलाल, मुन्ना, सुंदर साय का, चैतराम का, दिलबोर। अच्छा, ते एमन मन के पट्टा है सबकर पट्टा? हाँ, मिली से? पट्टा है, मिली से। अच्छा, तो एमन मन अभी खेती करत है कि नहीं यहाँ? वो जो जमीन में पट्टा मिली से वो जमीन में खेती करत है? खेती और ला तो कमाई देते नहीं खगेश। कौन कमाई नहीं देते? खगेश। तो तुम एकर शिकायत कहीं ला करे रहा?
आधा का तो शिकायत करे हैं, आधा का नहीं करे। कहाँ शिकायत किए थे आप लोग? कलेक्टर जी। अच्छा, कितना दिन पहले कर रहा है? कितना दिन हो तो जी हैं? कितना समय? और धान जैसे लगात रहे, रोपा लगात रहे इस समय। अच्छा, तो अभी तक कोई अधिकारी मैंने यहाँ आके जांच उच करी? हाँ करी नहीं। तो का पाइनों में और का तो मतलब बोले ओमन तो ये पूरा कल तो ओमन नहीं जांच करी, बस तुझे कल जांच करी। केकर जमीन जांच करी? गुलचन कला और रामनंदन। अच्छा, तो मैं का पाइन का कहें तो मैं कहीं भाजपाइयों ने धमतरी के मगरलोड ब्लॉक अंतर्गत करेली बड़ी पुलिस पर हर काम को पैसे लेकर करने का आरोप लगाया है और विरोध के तौर पर चौकी से कुछ दूर करेली बड़ी के बाजार चौक के पास एक पोस्टर लगाए जिसमें लिखा है कि बड़ी करेली थाना आए तो कृपया पैसे लेकर आए, यहाँ बिना पैसों के काम नहीं होता। कौन हो जी? प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिन के प्रवास पर धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता भी ली। इस दौरान 2.5 साल के सीएम को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर आला कमान अभी भी उनको सीएम बनाते हैं तो वे तैयार हैं। कहा कि सभी को पद की चाहत होती है और अगर इसके लिए कोई एग्रीमेंट रहता तो अब तक लागू हो जाता। योजना के लिए जगह ढूंढ रही है, मोहन ने योजना से वहाँ का जा रहा है। मैं तो विभाग की बैठक लेने के लिए आया हूँ। जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ जिन विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, उन विभागों का काम हर जिले में कैसा चल रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए आया हूँ। पहले भी मैंने कुछ बिंदुओं को रखा था। ये ऑब्जेक्टिव है, तो कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं उससे वो ऑब्जेक्टिव में अंतर नहीं आता। विभाग जो जिस उद्देश्य से मैं निकला हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति 100% हो रही है। जिस दिन मुख्यमंत्री का चयन हुआ था उस दिन मैंने न्यूज़ में सुना, दिल्ली में आया था कि नहीं ऐसा 2.5 साल का कोई फॉर्मूला बना है। अब वो 2.5 साल तो बीत गए। अगर कोई ऐसा लिखित एग्रीमेंट होता तो शायद लागू हो जाता। राजनीति है, इसमें परिस्थितियां बनती हैं, परिवर्तित होती हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में अभी भूपेश बघेल जी को जवाबदारी है। कल के दिन जो निर्णय हाईकमान लेगा वैसा होगा। सूरजपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की। प्रतापपुर और भटगांव विधानसभा के दौरे के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और घोषणाओं पर चर्चा की। उन्होंने भाजपा के प्रभारी सचिव के बयान जिसमें प्रदेश में 2023 के चुनाव में भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बड़े चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पर पलटवार भी किया और कहा कि डॉक्टर रमन सिंह खुद को भाजपा में प्रदेश का छोटा चेहरा मानते हैं। साहब तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक कि इस बात मामले में पहले भी सवाल किया गया, जहाँ तक कि महाराज साहब की बात है, महाराज साहब कई बार प्राइवेट हेलीकॉप्टर में दौरा करते हैं, कई बार शासकीय हेलीकॉप्टर को उपयोग करते हैं। इस समय भी उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया। अभी तो उस दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा किया गया, वहाँ भी उपलब्ध कराया गया। खुद निजी हेलीकॉप्टर में जाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक के अधिकारियों की मिलने की बात है तो उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था पहले भी कि जब कोई भी प्रभारी मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री जाते हैं तो निश्चित रूप से कलेक्टर उसे मिलने जाते हैं, मीटिंग करते हैं। दौरे में कहीं जाते हैं तो कहीं पे एसडीएम होते हैं, कहीं एडीएम होते हैं, कहीं एडिशनल एसपी होते हैं साथ में। लेकिन जब विभागीय मंत्री जाए दौरे में प्रदेश के तो निश्चित रूप से उस विभाग के अधिकारी उनके साथ होना हैं। हम लोग भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे हैं और हम लोगों का अनुभव यही ही है कि जब किसी प्रभारी जिले में जाते थे तो निश्चित रूप से एसपी कलेक्टर साथ में होते थे और जब विभागीय दौरा हमारा होता था तो विभाग के अधिकारी होते थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के
लोगों के बारे में इस प्रकार से बयान देना, मतलब वो जानबूझ के 15 साल सत्ता में नहीं रहते तो इस प्रकार के बयान दे तो समझ आता है। 15 साल वो सरकार में रहे, उसके बाद उसकी स्मृति इतनी क्षीण हो गई कि 3.5 साल में सब। छात्र संगठन एनएसयूआई ने रायपुर सांसद सुनील सोनी के निवास के सामने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। देश भर में रद्द हुई ट्रेनों से विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए एनएसयूआई का ये प्रदर्शन था। जी, जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे देश में 1100 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। वहीं रायपुर राजधानी में अकेले 30 ट्रेनें रद्द हो चुकी है, जिसके कारण आम छात्र वर्ग से लेकर व्यापारी वर्ग से लेकर हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन रायपुर सांसद के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। वह इसी कमरे में बैठे हुए हैं, जिसके विरोध में उन्हें नींद से जगाने के लिए आज छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे हैं। और हम आज रायपुर सांसद जी से विनती करने आए थे कि कृपया नींद से आप जाग जाए और आम जनों की बात को उठाए, सांसद तक पहुंचे और रेल मंत्री जी से मांग करे कि जितने भी ट्रेनें रद्द की गई है तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अगर रायपुर सांसद जी हमारी मांगों को नहीं स्वीकारते हैं, हमारी मांगों पर विचार नहीं करते, तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश में जितने भी सांसद है सबके घर का निवास का घेराव करेगी, उनका पुतला दहन करेगी, जिसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। आज विश्व मातृ दिवस है। माँ एक शब्द ही नहीं, पूरी पाठशाला है। माँ जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी बेमानी है। जन्म से लेकर पालन पोषण और संस्कार देने का कार्य बखूबी करती आ रही है। अब अगर वही माँ दिव्यांग हो तो चलिए आपको आज हम एक ऐसी ही एक दिव्यांग माँ का दर्द सुनवाने के लिए ले चलते हैं उसके निवास, जहाँ पर वह मौजूद है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे बच्चा जन्म के बाद सबसे पहला बोलता है। माँ हर बच्चे की पहली पाठशाला होती है। माँ जिनके कदमों में जन्नत होती है। माँ अपने आप में एक पूरी वाङ्मय है। तो आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलवाने जा रहे हैं जिनका एक हाथ नहीं, वह दिव्यांग है। दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपना परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आपके सामने इस गंदे बिछौनों पर लेटा ये कमलेश यादव है, जो शकुन यादव का बड़ा बेटा है। कभी यही कमलेश यादव चॉकलेट के कारखाने में काम करता था। इसी के पैसों से शकुन की गृहस्थी आराम से चल जाया करती थी। इसके बाद जब से इसकी तबीयत खराब हुई तो उसके बाद बच्चियों की फीस पास के विद्यालय के संस्थापक ने माफ कर दिया। वे मुफ्त में बच्चों को पढ़ाते हैं। महज 8 फुट बाय 8 फुट के कमरे में कुल 5 लोग कैसे रहते होंगे, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। कमलेश को ना तो कोई सरकारी मदद मिली है और ना ही दवाएं। ऐसे में यह परिवार असहाय हालत में छत्तीसगढ़ शासन से मदद की गुहार लगा रहा है। और मेरे तकलीफ ये है कि मैं बहुत आदमी औरत दोनों विकलांग हैं और हम लोग को कोई भी निराशी उरासी कुछ नहीं मिलता है। और मेरे बच्चे लोग सरस्वती स्कूल में दुबे के फ्री में पढ़ाए है और मेरे लड़का का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। वह कर कोई ओकर ये नहीं है, कोई सहायता के लिए जो ये करना। आपके बेटे का तबीयत क्या शुरू से ख़राब है? नहीं मैम, वो काम करत रही मैडम। पहली क्या हो से काम करते करते घर में बैठ गए, उसके बाद फिर अपन आप से बहुत हरकत करे लगे, हाथ पैर काटना, छत से कूदना, वैसे करते करते बहुत यहाँ वहाँ ले गए मैडम। ठीक है नहीं हुए, फिर देखो ने बिस्तर पकड़ लिया, कुछ खाना वाना नहीं खाते। क्या आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? नहीं। आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? कोई सरकार में कुछ मदद कर दे तो अच्छा है। और मैं छोटा सा घर में रहता हूँ, 5 फैमिली रहते हैं, रहने का कोई व्यवस्था यह नहीं हुआ है, समाऊ नहीं हुआ है, तो कोई जगह मोला ये करके दे देती सरकार है। आपकी बच्चियाँ कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरे एक बेटी है 12वीं पढ़ के निकली से, और छोटा बेटी है 7वीं पढ़ के निकली है। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे घूमते रहते, विकलांग है, ना कुछ काम कर नहीं पावा है। आप क्या मांगना चाहती है सरकार से? आप हमारे VIP चैनल के माध्यम से बोल सकती हैं, बेधड़क बोल सकती हैं। मोला कुछ ऐसे नौकरी दे कि विकलांग है ना, तो कुछ नौकरी देवाए जैसे हम लोग कमा जिए खा सकन, ऐसे देवाए, कुछ मदद करे सरकार है। और मेरे बेटा की इलाज के लिए कुछ मदद चाहिए। माँ
वो है जो काल से भी लड़ ले अपने औलाद के लिए। आपने देखा इस माँ की कहानी, सुनी खुद इनकी ज़ुबानी। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ मैं आकांक्षा, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।